कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स। 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में अब तक पढ़ाया जा चुका है आपको नेशनल इनकम और मनी। इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं इस समय वो पढ़ रहे हैं बैंकिंग। बैंकिंग का एक वीडियो इससे पहले भी मिल चुका है आपको, जिसमें मैंने ओरली ओवरव्यू दिया था कि बैंकिंग सिस्टम होता क्या है, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है और सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं, ये चीज़ें मैंने समझाई थी, पर किसी प्रकार का नोट्स नहीं करवाया था। तो इस वीडियो में मैं नोटिंग के जरिए आपको सारी चीज़ें फिर से बताऊंगा, जिसमें प्रॉपर नोटिंग भी होगी। चलिए, तो मैंने कहा था कि बैंकिंग होते गए। बैंक का वैसे रियल मीनिंग होता है किनारा, मैंने बताया था, पर बैंक एक ऐसा मतलब है, बैंक का मतलब होता है जमा करना भी। किसी चीज़ को यदि आप जमा करते हो तो वो भी बैंक ही कहलाता है। तो यहाँ पे जो बैंकिंग का मतलब है वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। बैंकिंग का मतलब तो एक प्रोसेस है और बैंक का मतलब वो इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग का काम करती है। तो जो इंस्टीट्यूशन बैंकिंग का काम करती है वो बैंक है। अब बैंकिंग किसे कहते हैं? बैंकिंग कहते हैं डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और लोन देना, ये बैंकिंग कहलाता है। तो यानी कि इससे पहले जब बैंक नहीं थी तो उससे पहले यदि कोई डिपॉजिट स्वीकार करता और लोन देता तो बैंक था। बिल्कुल, यदि प्रॉपर पुराने ज़माने में जाए साहूकारी वगैरह चलती थी, ठीक है, तो साहूकारी में क्या होता था कि साहूकार जो है वो लोगों को लोन देते थे, पर जमाए जनरली स्वीकार नहीं करते थे। जनरली साहूकार जो जमाए नहीं रखते थे, डिपॉजिट नहीं लेते थे, बस लोन देने का काम करते थे, ठीक है, बदले में ब्याज लेते थे। तो इस वजह से उन्हें प्रॉपर बैंक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बैंक दोनों काम करनी चाहिए, यानी डिपॉजिट स्वीकार भी करना चाहिए और लोन भी देना चाहिए। तो ये दोनों काम करेगी तभी वो बैंक कहलाएगा मुख्य रूप से। तो बैंकिंग जो प्रोसेस है, बैंकिंग एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, यानी जमाए स्वीकार करता है और ऋण देता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जमाएं स्वीकार की जाती है और ऋण दिया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? बैंकिंग। तो यानी आप भी सरकार के सभी मानकों को पूरा करते हैं और लोगों से जमाएं स्वीकार करते हैं और बदले में ऋण देते हैं, तो फिर आप भी बैंक, ठीक, आप भी एक ऐसी संस्था खोल लीजिए जो जमाएं स्वीकार करे और लोगों को ऋण देने का काम करे, पर सरकार की सभी प्रक्रियाएं को पूरी करने के बाद, सरकार की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद, तब आप भी बैंक। ठीक, तो यानी दो चीज़ें करने पे आप बैंक हो सकते हैं, जमाएं स्वीकार करना और लोन देना। तो दो प्रकार के बैंक होते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक और एक सेंट्रल बैंक। दो प्रकार के बैंक, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। हालांकि कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में बहुत फ़र्क है। सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? कॉमर्शियल बैंक जो आम बैंक है, जैसे आपने देखा होगा बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, ICICI बैंक है ना, हाँ, HDFC बैंक, ठीक है, एसेट्रा, बंधन बैंक, देना बैंक, TU बैंक। तो ये सारे बैंक जो है अलग अलग प्रकार के बैंक हैं। हाँ भाई, मुथूट फाइनेंस बैंक नहीं है, लोन देता है, पर अरे सुन लो, मुथूट फाइनेंस लोन देता है, इंडिया पोस्ट लोन देता है, बजाज फाइनेंस लोन देता है, ठीक है, मनापुरम गोल्ड लोन देता है, जमाएं स्वीकार नहीं करता, तो बैंक नहीं है फिर। नहीं, बैंक के लिए दोनों काम होना चाहिए, जमाएं स्वीकार करना चाहिए और लोन देना चाहिए। तो बाकी जितनी फाइनेंसिंग कंपनियां हैं वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो जनरली सिर्फ लोन देती है, वो जमाएं नहीं लेती, ठीक है। तो हम कॉमर्शियल बैंक उस संस्था को कहेंगे, वाणिज्यिक बैंक वह संस्था है, यानी कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो जनता से जमाएं स्वीकार करती है, जनता से जमाएं स्वीकार करती है और जनता को ही क्या दे देती है? ऋण दे देती है। एंड प्रोवाइड्स लोन टू पब्लिक, जनता से जमाएं स्वीकार करके जनता को ही लोन दे देती है। सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक कौन है? कोई भी किसी भी देश का सबसे बड़ा बैंकिंग संस्था, सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था केंद्रीय बैंक होती है, ठीक है, सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था केंद्रीय बैंक होती है। जैसे भारत के अंदर RBI,
when you be a biggest is up. अबे SBI कमर्शियल बैंक है, कहाँ घूम रहा है तू? I saw this to a state and club have. तो That's the स्टेट आगे तो क्या नाम? एक बात बता, SBI में तू खाता खुलवा सकता है? SBI से तू लोन ले सकता है? क्या दिक्कत है? फिर तो कमर्शियल बैंक हो गया। यानी जिस जिस बैंक में आप खाता खुलवा सकते हो, आप जनरली आम जनता खाता खुलवा सकती है, जो पैसे जमा कर सकती है और वहाँ से लोन भी ले सकती है, वो कमर्शियल बैंक। RBI में खाता खुलवा सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये खुलवा दो। प्रधानमंत्री का चाचा लग रहा है इस। चलिए, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सेंट्रल बैंक है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व जो है वो सेंट्रल बैंक है। ठीक है, उसके बाद फेडरल रिजर्व के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, एंड वेल्स करके कुछ है, एग्जैक्ट नहीं पता। तो वो बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स जो है वो भी सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो ये सेंट्रल बैंक काम क्या करती है? मैंने बताया ये सेंट्रल बैंक जो है आम बैंकों की तरह लोगों के खाते नहीं खोलती, आओ भाई खाता खुलवा लो, आओ भाई लोन ले लो, ऐसा काम नहीं है इनका। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इसका काम है बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना। इसका काम क्या है? बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, जो उस देश की बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करती है तथा देश में नोट जारी करने का कार्य करती है। तो केंद्रीय बैंक किसी देश की सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था होती है जो उस देश की बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करती है तथा देश में नोट जारी करने का कार्य करती है। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, एपेक्स मतलब सबसे बड़ी, ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश का, विच कंट्रोल्स द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, उस देश की बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, और ऑल्सो इशूड करेंसी नोट, और नोट भी जारी करने का काम करता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको बैंक के डेफिनेशन, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों की डेफिनेशन। इसके आगे मैं आपको वाणिज्यिक बैंकों का जो क्रेडिट क्रिएशन होता है मैं समझा चुका हूँ। इसकी नोट मुझे देने पड़ेंगे क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना मैं यहाँ लिखवा नहीं सकता, तो इसका नोट जो है मैं आपको PDF फॉर्म में, इस प्रॉपर सिर्फ इसी का, किसका, क्रेडिट क्रिएशन का, जो पिछले वीडियो में समझाया है, उस क्रेडिट क्रिएशन का प्रॉपर जो है वो नोट में दे दूंगा। अब इसे मैं फिर से लिखवा के समझा नहीं सकता। चलिए, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आप पढ़ेंगे हम CRR और क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर की जो हिंदी होती है वो होता है साख गुणक। CRR का मतलब, CRR हम हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात, और इंग्लिश में कहा जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो और क्या होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर, थोड़ा सा मैं पहले बता दूं, फिर आपको जो लिखी बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर से पहले CRR जानना जरूरी है। CRR एक रेशियो होता है जो RBI द्वारा तय किया जाता है, और ये रेशियो एप्लीकेबल होता है कमर्शियल बैंक के ऊपर। RBI तय करता है, एप्लीकेबल किसके ऊपर है? कमर्शियल बैंक। यानी RBI ने कहा और मानेगा कौन? कमर्शियल बैंक। तो RBI ने कहा कि भाई CRR इतना है, तो उसको मानना पड़ेगा किसको? अब क्या होता है ये तो बताओ, सुनिए। CRR बताता है कि इतना प्रतिशत कैश कमर्शियल बैंक को RBI के पास जमा करवाना पड़ेगा। किस चीज का? जितना भी डिपॉजिट है उन डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत कैश, डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत कैश। ठीक है, किसका?
डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत कैश, तो यानी मल्टीप्लाई किससे होगा CRR? डिपॉजिट से। डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत कैश, कितना प्रतिशत? 4%, 5%, 6%, 8%, 10%, जो RBI कहेगा उतना प्रतिशत। ठीक है, RBI यदि कहता है कि 5%, तो मान के चलो किसी बैंक के पास 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट है। कितना? चलिए, आपने वो ऐड देखा बंधन बैंक का आजकल में? देखा होगा। कल या परसों मैंने टीवी पे, ऐसी मैं कभी कभार देखता हूँ, ऐसी नज़र चली गई तो, पर जो देखता हूँ उसमें से चीज़ें ढूंढता हूँ कि मेरे काम का क्या है। तो बंधन बैंक का ऐड आ रहा था। बंधन बैंक वाले ना चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के, कि हमने मात्र कुछ दिनों में, मतलब उसको कुछ ही दिन हुए ना बैंक को बने हुए। बंधन बैंक कितना पुराना है? मुझे लगता है शायद 2-3 साल पुराना है मुश्किल से। ठीक है, तो बोल रहे हमने कुछ ही दिनों में डिपॉजिट 1 लाख करोड़ कर लिया है। कितना? 1 लाख। 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट है उनके पास। यानी लोगों ने कितने पैसे जमा कर रखे उनके पास? 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ उनकी डिपॉजिट है। अब RBI के कथन अनुसार, यानी RBI के कहने के अनुसार, उस 1 लाख करोड़ का कुछ प्रतिशत से 4%, फॉर एग्जाम्पल 4%, तो RBI के कहने अनुसार 1 लाख करोड़ का 4%, तो 4000 करोड़। 1 लाख करोड़ का 4% कितना ही बनेगा? तो 1 लाख करोड़ का 4%, 4000 करोड़ RBI के पास जमा करवाएगा कौन? कौन सा वाला कमर्शियल बैंक? अभी नाम बताया मैंने, बंधन बैंक। ठीक है, तो RBI ने तय कर दिया है कि इतने प्रतिशत कैश मुझे जमा करवाओगे। ठीक है, जनरली क्या होता है, चलो मैं बंधन बैंक हूँ, मैं बंधन बैंक का मालिक, मैनेजर, जो भी कह लो, और RBI के कथन अनुसार मुझे 4000 करोड़ रुपए जमा करवाने कहाँ पे? RBI। ठीक है, अब मैं 4000 करोड़ रुपए ऐसे भर के ले जाऊंगा गाड़ियों में, तो बैंक से बैंक ट्रांसफर कर दूं? नहीं, हर बैंक के पास RBI के नाम का एक खाता होता है। ठीक है, हर बैंक के पास क्या होता है? RBI के नाम का एक खाता होता है। वो क्या करते हैं, RBI के नाम के खाते में चढ़ा देते हैं 4000 करोड़, और वो 4000 करोड़ रुपए अपने पास ही अलग से लिख कर रख के रखते हैं, भाई ये पैसा जो है RBI का है। ठीक है, वो पैसा लेके RBI के पास नहीं जाते जमा करवाने, वो अपने पास RBI का एक गुल्लक बना के रखते हैं, उसके अंदर 4000 करोड़ रुपए डाल के रखते हैं और खाते में चढ़ा देते हैं कि 4000 करोड़ रुपए किसके हैं? RBI। अब वो 4000 करोड़ रुपए को देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। क्यों? RBI ने कहा है कि इतने पैसे मेरे हैं, मेरे अनुसार इतना रिजर्व में रखना। अब रख दिया उतना रिजर्व। अब मान के चलो RBI आएगी चेक करने के लिए, आएगा या नहीं आएगा? RBI वाला आएगा ना, कि भाई चेक करवाओ, तुम्हारे पास 4000 करोड़ रुपए है। तो आता है RBI चेक करवा। कितने दिन में आता है RBI चेक करने? 15 दिन में आता है RBI चेक। ठीक है, 15 दिन में आता है RBI चेक करने कि भाई दिखाओ तुमने हमारे कथन अनुसार अपने डिपॉजिट का 4% रख रखा है हमारे नाम पे या नहीं रख रखा है। और यदि वो नहीं रखते हैं तो उसके लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, शेड्यूल से हटाया जा सकता है, बैंक बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो RBI जब जाएगा उसको चेक करने के लिए, तो उस टाइम उसका 4000 करोड़ रुपए होना चाहिए। RBI कब जाता है? 15 दिन में एक बार। और भी कब? शुक्रवार को, फ्राइडे को, ऑल्टरनेट फ्राइडे ऑफ फोर्टनाइट, मतलब 15 दिन में
जो भी पहले शुक्रवार पड़ेगा 15 जैसे ख़त्म हो रहा है, जैसे 15 तारीख आने वाली है तो 15 तारीख से पहले वाला शुक्रवार, 30 तारीख आने वाली है तो 30 तारीख से पहले वाला शुक्रवार, Not Superman. Stop hopping in it. Tell me. ठीक है। तो ये को चेक करना है उसको कि वो आरबीआई में, आरबीआई चेक करेगा कि सीआरआर है या नहीं। यदि सीआरआर नहीं मिलता है तो कॉमर्शियल बैंक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब ये सीआरआर आरबीआई तय क्यों करता है? सीआरआर आरबीआई इस वजह से तय करता है क्योंकि इन केस यदि लोग सारे के सारे पैसा निकालने आ जाए या ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा निकालने आ जाए और तुम्हारे पास कुछ पैसा है नहीं रिजर्व में, ठीक है, तो कहाँ से दोगे? तुमने 1 लाख करोड़ रुपए ले रखा है लोगों का। डिपॉजिट का क्या मतलब है? डिपॉजिट का वही मतलब है कि तुमने 1 लाख करोड़ रुपए लोगों का ले रखा है। अब लोगों का बैंकिंग पे से भरोसा उठ जाए, फॉर एग्जाम्पल लोग बोले भाई लाओ हमारे पैसे दो, हम नहीं रखना, हमें नहीं रखना, हमें नहीं रखना। अब बैंक ने तो इन्वेस्ट कर रखा, बैंक क्या कहेगा मैंने इन्वेस्ट कर रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, क्या कहेगा मैंने ज़मीनें खरीद रखी है, मैंने फ्लैट खरीद रखे हैं, नहीं कह सकता, उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो 4,000 करोड़ रुपए वापस किए जाएंगे उन लोगों को जो जो मांगने आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए 4,000 करोड़ रुपए एटलीस्ट रिजर्व रखा हुआ है एवरेज के हिसाब से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे भी तो इतने ही मांगने आएंगे। और यदि मान के चलो 1 लाख करोड़ के 1 लाख करोड़ रुपए मांग लिए जाए जनता द्वारा तो आरबीआई जिम्मेदारी लेती है, बैंक को कहती है आरबीआई मैं हूँ ना, तू चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरा हाथ तेरे सिर के ऊपर है, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं जैसा जैसा कहता जाता हूँ वैसा वैसा तू करता जा, ठीक है। तो आरबीआई इसीलिए गाइडलाइंस बनाता रहता है और देता रहता है। अब मान के चलो किसी एक बैंक पे से भरोसा उठ जाता है, कितना ठीक है, जैसे मान के चलो गौतम अडानी जो है उसने बहुत सारे बैंकों से लोन ले रखा है। गौतम अडानी बहुत सारे बैंकों से लाखों करोड़ का लोन ले रखा है। अब वो लाखों करोड़ों का लोन चुकाए ना और भाग जाए विदेश, जैसा कि भारत में हो रहा है आजकल, ठीक है। विजय माल्या, नीरव मोदी अलग अलग हैं जो भाग जा रहे हैं, बैंकों से लोन ले रहे हैं और भाग जा रहे हैं, चुका नहीं रहे। तो ऐसे स्थिति में अब बैंक पे से लोगों का भरोसा उठ सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में न्यूज़ आ जाएगी गौतम अडानी एसबीआई के या फिर बंधन बैंक के 50,000 करोड़ रुपए लेके भागे। अब जिन लोगों का खाता है बंधन बैंक में उनके तो होश उड़ गए, हाँ क्या पता नहीं बंधन बैंक वाले हमारे पैसे देंगे या नहीं देंगे। तुरंत पहुंच जाएंगे बंधन बैंक से बोलेंगे भाई हमारे पैसे निकलवाने हैं, ठीक है। बंधन बैंक वाला बोलेगा ठीक है भाई कितना निकलवाना। यदि सारे लोग पहुंच जाए कि हमें भी पैसे निकला, हमें भी पैसे, बंधन बैंक के पास तो पैसा ही नहीं है, और जो पैसा है अभी 4,000 करोड़ रुपए वो है पड़े हुए आरबीआई का, बस उतना ही है। तो आरबीआई वाला वो 4,000 करोड़ रुपए दे भी दे फिर भी पूरा नहीं होगा, बहुत सारे लोग आ रहे। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई जो है वो मदद करती है, वो नोट भेजती है उस बैंक को कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हें हम पूरा नोट भेजेंगे प्रॉपर, जितने लोग आ रहे हैं उतने लोगों को तुम जमा किए हुए पैसे उनके वापस करते रहो। ऐसा करते रहने से लोगों में फिर से विश्वास आ जाएगा और फिर लोगों को समझ में आएगा यार हम बेवकूफ़, फिर वापस लोग जो है जमा करवाने, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चल तो सीआरआर से ही हम नगद आरक्षी अनुपात जो है उसी से हम क्रेडिट मल्टीप्लायर यानी साख सृजन करते हैं, क्योंकि आरबीआई के पास जो पैसा पड़ता है, आरबीआई का जो पैसा बनता है रिजर्व वाला, उसको छोड़ के बाकी पैसा लोन दिया जा सकता है ना। तो बाकी पैसा जो लोन दिया जा सकता है उस पैसे से हम क्या बनाते हैं, लोन देके फिर क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। पिछली क्लास में समझाया था मैंने, तो वही बातें हैं। तो सीआरआर नगद आरक्षी अनुपात वह अनुपात है जो वाणिज्यिक बैंक पर केंद्रीय बैंक द्वारा लागू किया जाता है और इस अनुपात के बराबर या अधिक, इसके बराबर या फिर इससे ज़्यादा
वाणिज्यिक बैंक द्वारा आरबीआई के पास जमा रखा जाता है। इसे विधिक आरक्षित अनुपात भी कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशो भी कहा जाता है। CRR, कैश रिजर्व रेशो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशो, फिक्स्ड बाय RBI, commercial bank is required to maintain cash at least कम से कम equal to CRR at RBI के पास I think we're done. कम से कम CRR के बराबर का कैश रखना है। CRR के साख सृजन में, अब CRR जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, CRR साख सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। CRR प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन क्रेडिट क्रिएशन। साख गुणक मुद्रा की उस अधिकतम राशि को कहते हैं जो वाणिज्यिक बैंक की साख सृजन प्रक्रिया में सृजित कर सकते हैं। मतलब क्या है सुनिए, मैंने क्या कहा था कि कोई आदमी 1000 रुपये दे गया तो उसमें से आपने CRR रख लिया 100 रुपये, फॉर एग्जाम्पल 10%, और 900 रुपये लोन दे दिया, फिर 900 रुपये टोटल डिपॉजिट हो गया। अब टोटल डिपॉजिट कितना हो गया, 1000 प्लस 900, 1900। अब इसका 10% यानी 190 रखा जाएगा, तो धीरे धीरे आपके पास डिपॉजिट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो डिपॉजिट कितना बन सकता है, 10,000 तक। तो 1000 को आप मैक्सिमम कितना बना सकते हो, तो जितना मैक्सिमम बना सकते हो उसी को कहा जाएगा, जितने गुना बना सकते हो उसी को क्या कहा जाएगा, साख क्रेडिट मल्टीप्लायर, साख गुणक क्रेडिट मल्टीप्लाई। तो देखो मैंने क्या कहा के बराबर कितने गुना बना सकते, देखो 1000 को कितने गुना बना दिया आपने, 10,000, 10 गुना बना दिया ना। कैसे निकला है 10 गुना, के बराबर 1/10%। क्यों, क्योंकि CRR कितना था 10%, तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो कितना आया, तो यानी कितने गुना बना दिया आपने। अरे क्रेडिट मल्टीप्लायर मेरा 4% हो, सॉरी CRR कितना है 4%, तो CRR 4% का मतलब कितने गुना बन सकता है, यानी CRR जितना कम होगा क्रेडिट क्रिएशन उतना, ठीक है। तो 4% का CRR होगा तो क्रेडिट क्रिएशन 25 गुना, यानी 1000 रुपये को कितना बना सकता है फिर 25,000, ठीक है। और 10% था तो 10 गुना बना सकते थे। अरे 2% होता तो इससे 50 गुना बना सकता था, यानी 1000 रुपये का कितना बना सकते थे 50,000, ठीक है। तो जितने गुना बना सकते हैं उसी को कहा जाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर, साख गुणक। अरे बात समझ में। अब मुझे इस चैप्टर में सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बताना है केंद्रीय बैंक का, जो मैं आपको अगली क्लास में यानी अगली वीडियो में बताऊंगा। चैप्टर जो है वो खत्म है, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा प्रॉपर्ली मैंने आज जो पढ़ाया है आपको। एक तो पढ़ाया मैंने आपको कि CRR और क्रेडिट मल्टीप्लायर कहते किसे हैं, और थोड़ा सा ओवरव्यू दिया मैंने, वाणिज्यिक बैंक किसे कहा जाता है, RBI किसे कहा जाता है, RBI क्या है और बैंकिंग सिस्टम क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको नोटिंग के साथ बताई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यानी ये एक इकलौता चैनल है जहाँ बाइलिंगुअल पढ़ाया जा रहा है, यानी हिंदी में भी नोट्स और इंग्लिश में भी नोट्स, हिंदी में भी बताया जा रहा है, इंग्लिश में भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को भी बताइए। यदि आपको कोई बात इंग्लिश में नहीं समझ में आती तो उसे हिंदी में समझ में आ जाएगी, जिसे इंग्लिश में नहीं, हिंदी में नहीं आती उसे इंग्लिश में समझ में आ जाएगी। तो ये मतलब बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को समझने का। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।